Hello students, so welcome back again on your YouTube channel Physics by Sri Ram sir. So बच्चों, today we are going to start a new topic, that is electric field. So students, what is basically electric field? तो बच्चों यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है. अभी स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें बच्चों एक ऑब्जेक्ट ए है जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है, और एक ऑब्जेक्ट बी है जिसके ऊपर भी ये पॉजिटिव चार्ज है. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो बी के ऊपर जो चार्ज है बच्चों, दैट इज़ Q0 या Q0. अब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो ए और बी आपस में रिपेल कर रहे हैं. बच्चों कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो फोर्स ए बी पे जितना लगाता है, बी भी बच्चों ए पे उतना ही लगाता है. मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ए और बी के बीच में, इसका वैल्यू बराबर है. अब ये थोड़ा सा ये फोर्स जो है ये थोड़ा नाइंसाफ़ी कर रहा है बच्चों. एक बात सोचो कि ये ऑब्जेक्ट बड़ा भी और इस पर बहुत सारा चार्ज भी है, और ये छोटा भी है, इस पर कम चार्ज है बहुत. अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि सपोज़ करो इस वाले पे 100 कूलम चार्ज है और ये वाला 1 कूलम है. अब कूलम्ब्स लॉ से क्या होता है, जब Q1Q2/r² करके आप फोर्स निकालते हो तो 100 कूलम 1 कूलम पे जो फोर्स लगा रहा है उसका वैल्यू, और 1 कूलम जो 100 कूलम पे लगा रहा है उसका वैल्यू बराबर ही आता है. तो दो चार्जेस के बीच में अगर हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो दोनों जो एक दूसरे पे लगाते हैं फोर्स, वो बराबर आता है. तो इससे फोर्स से हमें ये पता नहीं चलता कि इन दोनों में से फोर्स का जो भी वैल्यू निकल के आता है, उससे मेरे को बात समझ में नहीं आती कि इन दोनों में से कौन सा वाला चार्ज मोर स्ट्रोंगर है, मोर पावरफुल है. तो स्टूडेंट्स, हमें एक ऐसी क्वांटिटी की ज़रूरत है जो हमें उस चार्ज के स्ट्रेंथ को, उस चार्ज के इफ़ेक्ट को हमें बता सके. हमें पता चल सके कि यार ये जो चार्ज है ये बड़ा है, ये चार्ज है ये छोटा है. तो फोर्स तो हमें ये नहीं बताएगा, क्योंकि फोर्स तो दोनों केस में इक्वल आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट पर मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही आ रहा है. तो फिर हमने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, तो फोर्स है, फोर्स जो आप लिखते हो K/Q1Q2/r². अब ये तो दोनों की प्रॉपर्टी है, छोटा चार्ज और बड़ा चार्ज दोनों की मल्टीप्लाई के साथ आ रहा है Q1 × Q2. तो ये तो दोनों की प्रॉपर्टी है. तो ये हमें चाहिए कि एक ऐसी चीज़ जो हमें किसी एक चार्ज की ताकत को समझाए, वो उसकी प्रॉपर्टी हो, ना कि दो की प्रॉपर्टी हो. तो स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है कि अगर कोई भी चार्ज है उसके चारों तरफ क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है. अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बच्चों ये दोनों चार्जेस के बीच में, यहाँ पे बीच में आप देखो तो यहाँ पे कोई कांटेक्ट तो है नहीं, तो फिर ये एक दूसरे पे फोर्स कैसे लगा रहे हैं. तो ये ठीक वैसे ही लगा रहे हैं जैसे हम लोग पढ़ते थे. जैसे ये अर्थ है और अर्थ में यहाँ हम एक बॉल को रख दें, m मास का कोई बॉल है, तो हम देखते थे कि m मास के बॉल को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से. तो बच्चों यहाँ पे देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन अर्थ एंड दिस स्मॉल m मास, बट आफ्टर दैट कॉन्टैक्ट नहीं है तो भी बच्चों ये अर्थ इसको पुल कर रही है. तो इसको क्या है, फेराडे जो थे उन्होंने हमें एक कंसेप्ट दिया फील्ड का, कि आप लोग इसको फील्ड के कंसेप्ट से चीज़ों को समझने का ट्राई करो. उन्होंने बोला कि देखो जो ये अर्थ है ना, बड़ा वाला मास, ये क्या कर रहा है, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है, और उसका नाम हमने दिया ग्रेविटेशनल फील्ड. तो ये जो फील्ड है, इस m मास का जो फील्ड है वो रेस्पॉन्सिबल है इस स्मॉल m पे फोर्स लगाने के लिए. मतलब m इससे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि m के चारों तरफ एक फील्ड बना लिया m ने, और उस फील्ड के अंदर जैसे ही कोई दूसरा मास एंटर करेगा, ये फील्ड किसका है, अर्थ का, इसमें जैसे ही कोई दूसरा मास एंटर करेगा फोर्स फील करेगा. तो बच्चों ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम बोलते हैं फील्ड फोर्स. फील्ड फोर्स देखो बच्चों,
एक ब्लॉक होता है उसको हम पुश करते हैं, या जो फ्रिक्शन लगता है यहाँ पे वो है कांटेक्ट फोर्स, और ये वाला कौन सा है, फील्ड फोर्स। तो ये जो फील्ड है ये तो इनविजिबल होता है, बट होता तो है ही, तभी तो फोर्स लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो चार्ज हमें दिख रहा है ऑब्जेक्ट ए के ऊपर, इसने अपने चारों तरफ एक इनविजिबल इफेक्ट क्रिएट कर दिया है। ये जो मैं डॉट डॉट में बना रहा हूँ दैट इज़ ए इनविजिबल इफेक्ट, बट उसको बोलते हैं फील्ड। अब अगर ये मास की वजह से होता तो हम इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, लेकिन ये चार्ज की वजह से है तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो ए है ना, इसने क्या करा है, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया है। अब पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, तो जैसे ही कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे इसमें एंटर करेगा, यहाँ पे वो फोर्स फील करेगा। तो अब जो है फील्ड, अगर ये चार्ज एंटर करे या ना करे, फील्ड तो यहाँ तब भी है, क्योंकि फील्ड किसका है, इस ए ऑब्जेक्ट का है। ये जो ऑब्जेक्ट ए है इस पे जो चार्ज है उसका फील्ड है, तो इसके फील्ड में कोई एंटर करेगा तो फोर्स फील करेगा, तो हमें पता चलेगा कि हाँ यार यहाँ पे फील्ड है। अगर कोई एंटर नहीं करेगा तो फोर्स भी फील नहीं करेगा। लेकिन फोर्स फील नहीं करेगा इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ फील्ड नहीं है, फील्ड तो हमेशा रहेगा। कोई आएगा तो फोर्स फील करेगा, नहीं आएगा तो फोर्स फील नहीं करेगा, बट फील्ड तो यहाँ पे भी रहेगा। जैसे इसको ऐसे समझो कि अभी ये जो ऑब्जेक्ट ए है इसके पास में हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट बी को लाके रखा यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने ये एफ नॉट क्यू नॉट इस पे चार्ज है, तो क्यू नॉट ने एफ नॉट फोर्स फील किया। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट बी को, इस क्यू नॉट चार्ज को रिमूव कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, इस बॉडी बी को हमने क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, रिमूव बॉडी बी। जैसे ही बॉडी बी को हमने रिमूव किया तो बॉडी बी को हमने किसी ना किसी पॉइंट पे तो रखा था, तो उस पॉइंट का हमने एक नाम रख दिया पी, कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है पी। तो ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के ऊपर, इस पॉइंट पी के ऊपर जब ऑब्जेक्ट बी रखा था तो वो फोर्स फील कर रहा था। तो अब हमने ऑब्जेक्ट बी को तो हटा दिया और इस पॉइंट का एक नाम रख दिया पी। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो पता कैसे चला, कि जैसे मैं बोलता हूँ कि लेट से कि एक पॉइंट है ये पी, यहाँ पे ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो उसका पता कैसे चलेगा कि इस पॉइंट पे कोई दूसरा चार्ज जैसे आएगा वो फोर्स फील करेगा। तो अब बात आती है कि इसको डिफाइन कैसे किया। तो अभी हमने क्या किया, अगर मुझे कोई भी, सबसे पहले मुझे फील्ड डिफाइन करना है, तो ये जो चार्ज बॉडी है इसके सराउंडिंग में मुझे किसी भी पॉइंट पे फील्ड को डिफाइन करना है। तो मैंने सबसे पहले उस पॉइंट को लेबल्ड किया, ये पॉइंट पी पे मुझे फील्ड डिफाइन करना है। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हमने एक छोटा सा क्यू नॉट चार्ज ला के रखा। ये जो क्यू नॉट हमने ला के रखा है वो इस वाले चार्ज से, अगर मैं इस चार्ज को क्यू बोल दूँ तो क्यू नॉट बहुत छोटा है क्यू से। उसका रीज़न मैं आपको समझाऊंगा कि बहुत छोटा क्यों है। दूसरा, हम हमेशा पॉजिटिव ही ला के रखेंगे, क्योंकि हमने पहले के लेक्चर्स में देखा था कि इस पे पॉजिटिव है और ये हमने पॉजिटिव ला के रखा, तो यहाँ रिपल्सन होगा। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स डिफाइन करने के लिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं। हम लोग यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू फील्ड को डिफाइन नहीं करते, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज है और दूसरा न्यूट्रल है तब भी अट्रैक्शन हो सकता है ड्यू टू इंडक्शन एंड इफेक्ट या पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से। तो इसलिए रिपल्सन तो केवल एक ही केस में होता है जब दोनों बॉडी चार्ज्ड बॉडीज़ होती है, बट अट्रैक्शन तो चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी हो सकता है। इसलिए हम हमेशा श्योर जो टेस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का, या बॉडीज़ आर इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज्ड है या नहीं है, उसको डिफाइन करने का पक्का जो टेस्ट है वो तो रिपल्सन ही है। तो नाउ अब होगा क्या कि हम यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने क्यू नॉट चार्ज को रख दिया, पी पॉइंट हमने लेबल कर लिया
अब हमने इस पर क्यू नॉट चार्ज को रख दिया, तो क्यू नॉट चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है, एफ नॉट। अब हमने क्या किया, इस फोर्स को, ये जो क्यू नॉट पे जो फोर्स लग रहा है इसको इस चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास एफ नॉट बाई क्यू नॉट, मतलब ये हो गया फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट चार्ज। तो यही जो रेशियो हमारे पास आया कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट चार्ज, इसी को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला उस पॉइंट पे। तो स्टूडेंट किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको बेटा टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। देखो ये वाला तो फील्ड क्रिएटर है, इसका फील्ड तो हम जो इसने क्रिएट किया है वो फील्ड हम क्या पता लगाना चाहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। ये स्टूडेंट सोर्स चार्ज है, ओके। और ये वाला जो दूसरा वाला है ना, इसकी हम हेल्प ले रहे हैं इस सोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज जो है वो सोर्स से बहुत छोटा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो हम आगे देखेंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। सो यहाँ पे डेफिनेशन निकल के आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कैपिटल क्यू। तो ये चार्ज को हमने बोल दिया कैपिटल क्यू। एट अ पॉइंट इन स्पेस में बी डिफाइंड एज फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो गई, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिकली क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना हो तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर दिया। तो स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सर्टेड बाय अ टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई है। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग भी जानते हैं कि जनरली कोई भी चार्ज होता है, जैसे ये कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये कोई चार्ज बॉडी है, अब इसके नियर बाई पॉइंट्स पे अगर हम रखते हैं तो फोर्स ज़्यादा लगता है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। मान लो ये ए पॉइंट है, फिर आपने थोड़ा दूर कोई पॉइंट लिया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फोर्स कम लगेगा। बेटा एरो का लेंथ यही बता रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो बी पॉइंट पे फोर्स कम लगेगा। फिर आप और दूर चले जाएं, तो लेट से कि आप पहुँच गए सी पॉइंट पे, तो जैसे आप सी पॉइंट पे पहुँचे यहाँ फोर्स और कम लगेगा। तो दूर जाते जाएंगे तो ये फोर्स तो कम होता जाएगा, और आप बहुत दूर को बोलते हैं इन्फिनिटी, वहाँ चले जाओगे तो फोर्स तो ज़ीरो हो जाएगा, तो वहाँ फील्ड भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो चार्ज होता है उसके नियर बाई रीजन्स के अंदर उसका फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, और दूर जाने पे फील्ड कम होता जाता है। नियर बाई पॉइंट्स पे फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और दूर जाने पे फील्ड क्या होता है, कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो नियर बाई पॉइंट्स पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, दूर जाने पे कम होता जाता है। और डेफिनेशन क्या होगी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्स पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो स्टूडेंट इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, तो यूनिट ऑफ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ, अच्छा स्टूडेंट्स एक बात बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप अगर इसकी जगह एक वर्ड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, दोनों ही केस में आपसे ई वेक्टर की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो ये कैसे डिफाइन हुआ है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का कूलाम, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन कूलाम इनवर्स।
अगर कोई डायमेंशन फार्मूला भी लिखना चाहे इसका कि सर डायमेंशन फार्मूला भी लिखना अपने को, तो न्यूटन फोर्स का तो होता है बच्चों, आपने 11th क्लास में लर्न किया है, m1l1t-2। और चार्ज का होता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो a1t1। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा m1l1t-3 a-1। ये डायमेंशन फार्मूला किसका आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखो बच्चों, एक बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सोर्स की प्रॉपर्टी कैसे है, तो ये भी बच्चों हम आगे देखेंगे। दूसरी बात जो हमने करी थी कि ये जो टेस्ट चार्ज है दैट शुड बी वेरी वेरी लेस देन सोर्स चार्ज, तो उसको ज़रा मैं समझाता हूँ आपको कि इस ऐसा क्यों है बच्चों। तो आपको ये बात इस डायग्राम से समझ आएगी अच्छे से कि आखिर टेस्ट चार्ज बहुत छोटा क्यों होना चाहिए। देखो बच्चों, ये है सोर्स, ये सोर्स चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डिटरमाइन करना है। कहाँ करना है? तो मैं ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पे मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका फील्ड डिटरमाइन करना चाह रहा हूँ। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं इसका फील्ड डिटरमाइन करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा चार्ज रखा है, ये दिस लेट से ये वाला चार्ज बच्चों कैपिटल क्यू है, ये वाला जो चार्ज है ये कैपिटल क्यू है, और ये क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट बहुत छोटा है कैपिटल क्यू से। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये बहुत छोटा चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, ये जो कैपिटल क्यू है, इस कैपिटल क्यू को इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट या डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक्चुअल में कोई भी चार्ज अगर बहुत छोटा है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी कम होता है, उसका फील्ड काफ़ी वीक होता है, तो वो इनको ईज़िली पुल आउट नहीं कर पाएगा और इनको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो जब ये जो कैपिटल क्यू अभी यहाँ जिस सिचुएशन में है, जैसे ही इस स्फीयर के ऊपर ये स्प्रेड है, ये ऐसे ही स्प्रेड रहेगा, तो फिर उससे क्या होगा कि जिस पॉइंट पे मैं इस कैपिटल क्यू का फील्ड निकालना चाह रहा हूँ वो मेरे पास वैसा ही निकलेगा जैसा होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि तुमने इस क्यू नॉट की जगह कोई क्यू नॉट डैश चार्ज यहाँ रख दिया जो कि क्यू नॉट से बहुत बड़ा है, मतलब हम कह सकते हैं कि क्यू नॉट डैश जो है वो ऑलमोस्ट आसपास ही है इस कैपिटल क्यू के, तो फिर ये क्या करेगा, खुद भी अपने चारों तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा और उसकी वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको अच्छे से पुल आउट करके ऐसा कर देगा। अब हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे थे इस कैपिटल क्यू का, तो ये पहले ऐसा था, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ एक पैटर्न का होगा, लेकिन अब ये चार्ज ही खुद ही डिस्टर्ब हो गया है, अब ये इस एक साइड आ गया है, तो इसका फील्ड भी अलग ही टाइप का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जो चार्ज लेते हैं क्यू नॉट, वो हम इतना छोटा लेते हैं कि वो सोर्स चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्टर्ब ना करे। जो कैपिटल क्यू यहाँ पे इस तरह से डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे इसको डिस्टर्ब ना करे। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा होगा तो इनको सबको डिस्टर्ब कर देगा, ये वेरिएशन चेंज कर देगा इस यहाँ से यहाँ। तो ऐसे में फिर इसके चारों तरफ जो फील्ड है वो भी चेंज हो जाएगा। हो सकता है यहाँ बहुत वीक हो जाए, इधर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, और पहले हो सकता है चारों तरफ सेम सा हो। तो इसलिए हम जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वो सोर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा लेते हैं, क्योंकि हमें फील्ड इसका कैलकुलेट करना है, तो इसको डिस्टर्ब थोड़े ना करना है। अगर इसको डिस्टर्ब करोगे तो फील्ड भी अलग तरीके का बनेगा, तो रिज़ल्ट हमारे सही नहीं आएंगे। नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफ़ाइन तो कर लिया, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। पॉइंट चार्ज मतलब वो चार्ज जो एक पॉइंट पे ही कॉन्सनट्रेटेड होता है। तो ये लेट से मेरे पास कोई कैपिटल क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे
मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक, ये पॉइंट P बोल देता हूँ, यहाँ पे मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज कैपिटल Q। ये कैपिटल Q की वजह से मेरे को P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम छोटा सा Q0 चार्ज रख देंगे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ज रख देंगे यहाँ पे Q0, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। सो स्टूडेंट, फील्ड किसका है, इसका है, दिस इज सोर्स। और ये जो Q0 हमने यूज़ किया, ये टेस्ट चार्ज है। नाउ ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो जो फोर्स लगेगा वो लेट से F है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है कि E जो होता है वो होता है F/Q। E = F/Q होता है बाय डेफिनेशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बाय डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, अगर एग्ज़ाम में लिखना है डेरिवेशन तो हम कैसे करेंगे। सो वी कैन राइट बाय डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो Q0 हमने लिया है। नाउ स्टूडेंट्स, बात आती है ये फोर्स वेक्टर निकालने की। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मुझे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मुझे पोजीशन वेक्टर बताना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर हम यहाँ पे बात करें, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि अगर हम यहाँ पे बात करें डायरेक्शन के साथ थोड़ा, तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो डायरेक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये क्या है, अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज से अवे डायरेक्शन है। तो ये जो डायरेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं आर कैप, और ये जो डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स द चार्ज, इसको हम बोलते हैं -r कैप। अब r वेक्टर कौन सा होता है, तो बेसिकली ये जो वेक्टर है जो सोर्स से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है, ये जो वेक्टर है बेसिकली ये होता है r वेक्टर। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो r है, और ये डायरेक्शन किधर है, अवे फ्रॉम द सोर्स, तो ये r कैप है। तो r कैप का मतलब होता है अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड -r कैप का मतलब है टूवर्ड्स द चार्ज। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये आपको r कैप -r कैप क्लियर है। तो इसके आगे चलते हैं। तो अब हमें E अगर मुझे निकालना, तो डेफिनेशन से मेरे पास ये चीज़ आ गई है ना। मुझे पता है कि यार ये मुझे फोर्स का वैल्यू यहाँ मैं पुट कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब फोर्स का वैल्यू मैं कैसे पुट करूँ, तो कूलॉम्स लॉ से कैलकुलेट करना सीखा है मैंने। तो कूलॉम्स लॉ से तो पॉइंट चार्ज के लिए ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे तो फील्ड भी तो हम लोग यहाँ पॉइंट चार्ज की वजह से ही निकाल रहे हैं, तो कूलॉम्स लॉ तो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा कि जो F होगा उसका वो होता है K Q1 Q2 विथ साइन डालते हैं इसमें। तो Q1 है कैपिटल Q और Q2 है Q0 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे R कैप, ये F होता है। नाउ इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास E क्या आ जाएगा, तो E हो जाएगा F/Q। तो F कितना है, K कैपिटल Q Q0 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q0, और ये R कैप। Q0 से Q0 कैंसिल, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पॉइंट चार्ज की वजह से KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये वेक्टर फॉर्म है बच्चों। अगर Q यहाँ पे कैपिटल Q यहाँ पे पॉजिटिव होता है,
जैसे अगर ये पॉजिटिव होगा तो ई हमारा आर कैप में आएगा। आर कैप मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज। जैसे मान लो ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ये जो चार्ज है ये कैसा है, कैपिटल क्यू, पॉजिटिव नेचर का है, और मेरे को यहाँ पे फील्ड निकालना है। तो जो फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा, ये आर कैप डायरेक्शन में आएगा इस पॉइंट पे फील्ड, अगर क्यू पॉजिटिव है तो। अगर मैं यहाँ पे क्यू नेगेटिव डाल दूंगा माइनस क्यू, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो लिखा मैंने के प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, तो यहाँ से डायरेक्शन आ गई प्लस आर कैप मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज। दूसरे में मैं लिखूँगा के माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये वेक्टर फॉर्म है तो इसमें यहाँ पे चार्ज विथ साइन डालेंगे, विथ साइन। तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ, तो ये जो पॉइंट अगर मैं इस पे बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, टूवर्ड्स द चार्ज, मतलब माइनस आर कैप में। तो यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और यहाँ माइनस यहाँ लगा देंगे तो ये हो गया माइनस आर कैप, डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ जाएगा। अब कई बार हम लोगों को इसमें ग्राफ बनाने की भी बात आती है कि ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा, ई और आर के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। तो स्टूडेंट्स अच्छा ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, डेरिवेशन हो गया, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का हमने डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे बात करें ग्राफ बनाने की, तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ये जो है इसमें अगर बच्चों हम सिर्फ किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड, तो कोई भी क्यू चार्ज है उससे आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। तो कोई भी पॉइंट चार्ज क्यू है तो उससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कितना आया, वो बच्चों हमारे पास आ गया कि क्यू का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब स्टूडेंट्स कई बार हमारे पास ई और आर के अंदर ग्राफ बनाने की बात आती है, ई और आर के बीच में ग्राफ बनाओ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों कि अगर मैं आर के वैल्यू को इंक्रीज़ करूँगा तो ई का वैल्यू तो डिक्रीज़ होगा ना। अगर मैं आर इक्वल टू लेट से 1 यूनिट्स ले लेता हूँ तो ई मेरे पास आ जाएगा के क्यू के इक्वल। अगर मैं आर 2 यूनिट्स ले लेता हूँ तो बेटा ई हो जाएगा के क्यू बाई 2 का स्क्वायर 4। अगर मैं आर का वैल्यू 3 यूनिट्स ले लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बाई 9। अगर बच्चों आर का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो ई आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। अगर आप आर का वैल्यू इनफाइनाइट ले लेते हैं तो ई आपका हो जाएगा 0। तो ये पुट करते जाओ, तो जब आप ग्राफ बनाओगे यहाँ पे, तो जैसे आपने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट किया और इधर आप डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज को ले रहे हो, तो अगर आप ग्राफ बनाते हो यहाँ पे, इधर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ले रहे हो, इधर आप डिस्टेंस को, तो जब आप आर 0 डालोगे तो ई इनफाइनाइट आएगा, और जब आर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो ई आपका फिर कम होते होते 0 की तरफ जाएगा। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ना तो हम आर वाली लाइन को टच करेंगे ना इधर हम ई वाली लाइन को टच करेंगे, दोनों तरफ ही हम टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा 0 तब होगा जब आर इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट तब होगा जब 0 होगा। तो इनफाइनाइट को तो हम अचीव एक्सिस पे कर ही नहीं सकते, तो ये हमारा ई और आर के बीच में ग्राफ आ जाएगा। कई बार ऐसा भी आता है बच्चों, ये तो ई और आर के बीच में ग्राफ है, हो सकता है आपका ई और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ आ जाए। तो जैसे आप इसको ऐसे लिख लेंगे, ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर है ना, तो के क्यू इंटू 1/r स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। अब कई बार आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आप ग्राफ बनाइए, तो इधर आप
ई को प्लॉट कर रहे हैं और इस एक्सिस पे आप प्लॉट कर रहे हैं 1/r² को। तो आप यहाँ पे 1/r² को कहाँ ले रहे हैं? तो 1/r² को बच्चों आप ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कहाँ ले रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ले रहे हैं वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ भी 1/r² पे देखो बच्चों, जिसके बीच में ग्राफ बना उसको सर्कल में बंद कर दो। एक्स एक्सिस पे आप कौन सी क्वांटिटी ले रहे हो? 1/r²। तो हम इक्वेशन में इसको सर्कल कर दो। वाई पे आप ले रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इक्वेशन में इसको सर्कल कर दो। फिर सर्कल पे पावर देखो 1 1 आ रहा है, तो दिस विल बी y = mx ग्राफ। y = mx क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है y = mx। और यहाँ स्लोप किसको बता रहा होगा? यहाँ पे स्लोप आपका kq से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका ग्राफ बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब मान लो कि दो ग्राफ बना दिए, एक ये भी है एक ये भी है, दोनों स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, बट फ़र्क क्या है? फ़र्क तो बच्चों स्लोप का है। तो स्लोप जो है वो तो KQ है। अब K तो चेंज हो नहीं सकता। तो मान लो कि ये Q1 चार्ज के लिए है और ये Q2 चार्ज के लिए है। तो एक KQ1 है एक KQ2 है। अब स्लोप कौन सा ज़्यादा है? स्लोप तो बच्चों ये वाला ही ज़्यादा है, KQ2 वाला। तो इससे साफ समझ आता है कि KQ2 इज़ ग्रेटर देन KQ1। स्लोप ज़्यादा आ रहा है ना, K कट जाएगा, इसका मतलब Q2 Q1 से बड़ा है। तो जब चार्ज बड़ा होगा तो स्लोप ज़्यादा हो लेंगे, चार्ज छोटा होगा तो स्लोप कम लेंगे। अच्छा, कई बार पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी दे देता है बच्चों। तो क्या होता है कि अगर मान लो कि ये ग्राफ बना रहे हो आप ऐसे, तो जनरली क्या होता है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो हम इधर बना देते हैं और नेगेटिव है तो हम इस साइड बना देते हैं। अब स्लोप ज़्यादा तो इधर बना देंगे। तो ये हम तब बनाते हैं जनरली जब आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब आपका चार्ज नेगेटिव होता है तो हम इधर बना देते हैं। और अगर मान लो नेगेटिव में भी उसका वैल्यू ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा होगा, तो हम इसको इधर टिल्ट कर देते हैं कि ये चार्ज नेगेटिव तो है, लेट से कि ग्राफ तो यही बनेगा। तो ये Q1 है आपका, ये पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव है, बट मैग्नीट्यूड वाइज Q2 बड़ा है Q1 से। तो उससे क्या होगा कि जो स्लोप आप देखोगे तो ये स्लोप ज़्यादा बनाया हमने Q2 वाले का, स्टीपनेस ज़्यादा बनाई है क्योंकि Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से बड़ा है। तो आई थिंक बच्चों आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको रिवाइज़ करें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, E = F/Q या F/Q0 फोर्स पर यूनिट चार्ज। फिर स्टूडेंट्स टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए वरना वो सोर्स को ही डिस्टर्ब कर देगा। फिर हमने E ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला, तो E = F/Q। पॉइंट चार्ज के लिए F कूलम्ब्स लॉ से हम लिख पाएंगे बिकॉज ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। फिर हमने ये वैल्यू निकाल दिया। R कैप का मतलब होता है कि अवे फ्रॉम द चार्ज, और -R कैप का मतलब टूवर्ड्स द चार्ज। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न रखनी है बच्चों अच्छे से, कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो होता है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड आता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज आता है, और नेगेटिव की वजह से जो फील्ड होता है उसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होता है। तो स्टूडेंट जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस चार्ज से दूर की तरफ होता है, और नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन उस चार्ज की खुद की तरफ होता है। फिर इसके बाद बच्चों ने कुछ ग्राफ बनाना सीखा कि E और R में ग्राफ बनाना है। यहाँ पे ग्राफ मुझे E और R में बनाना था। फिर यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया E और 1/r² के साथ, यहाँ 1/r² है। सो ये आपको बच्चों अच्छे से क्लियर हुआ होगा। रिमेनिंग वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच बच्चों।